इन पर हम और आगे एक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक है जिस पर एक्शन है। राजेश पालिया साहब से तो बात ही नहीं हो पाई अभी तक हमारी। पालिया साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले इक्विटास, जहां पर सर्किट खुला है, 10% का जो सर्किट था वो सर्किट खुला है इक्विटास में और स्टॉक मजबूत है, तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या फ्रेश खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट बताइए। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में, बिल्कुल फ्रेश खरीदारी का मौका है और मुझे लगता है कि अगर इसको एक या दो ट्रेडिंग सेशन होल्ड करेंगे तो 64-65 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से 56 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और इसको बाय किया जा सकता है। अनिल जी, एक बीटीएसटी कॉल देना था तो उसके लिए बिल्कुल बजाना। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है इस वक्त आपके लिए बीटीएसटी का। राजेश जी के लिए बताएं सर। अनिल जी, ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग में। जिस तरीके से इसका सेटअप है और स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है और जिस तरीके से ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन लोअर साइड से देखने को मिला है, हमें लगता है 75 का कॉल ऑप्शन बाय करके जाना चाहिए, जो कि करीब 4 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके का सेटअप है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में 78 से 80 रुपीज तक की रैली यहां से एक्सटेंड होना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो यहां से जो टारगेट बनना चाहिए इसका 7 रुपए से 8 रुपए तक के टारगेट आना चाहिए। करंट लेवल से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 7 रुपए और 8 रुपए इस ऑप्शन का टारगेट होना चाहिए एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। और ये कितने में लेना है? L&T फाइनेंस का कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है अभी? 75 की स्ट्राइक, 75 का 75 वाला 4 रुपए में मिल रहा है। ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 4 रुपए में कॉल ऑप्शन लेना है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 7 से 8 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर करनी है खरीदारी। इक्विटास और गर्म होता हुआ अब 11% मजबूत है। अरे इक्विटास मैंने आपको पूछा, इक्विटास तो वागले साहब से पूछना है। सॉरी वागले साहब, रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट भी 63 के ऊपर करने, तो वो भी बता दो। आप भाग रहा है ये तो। अनिल जी, फ्रेश वाला ब्रेकआउट है। अभी क्लोज स्टॉप लॉस देता हूं 56 रुपीज 50 पैसे का, एकदम क्लोज होगा और मेरा टारगेट 63 का ही है। अगर उससे भी निकल जाता है तो 66 का दूसरा होगा। ओके तो ये 63 निकला तो 66 तक जाने की तैयारी में है आपके लिए। ये है राय आपके लिए इक्विटास में। विश्वेश जी, माफ कीजिएगा, विश्वेश जी और वागले जी दोनों ही बेहद बुलिश है। हमारे कुणाल जी और राकेश जी भी। और जब वो बहुत ज्यादा बुलिश होते हैं, जब वो बुलिश होना फील कर देते हैं 2-2:30 बजे के बाद से, तो आपको पता है होता क्या है, वो होता है कि पिक ऑफ द डे का बिगुल, कि भाई कल का काम आज ही कर ले एडवांस में। तो एडवांस में काम करने की जो आदत अच्छी वाली पड़ी है दोनों की, उस आदत को और सुधारते हुए, बेहतर करते हुए पिक ऑफ द डे का बिगुल आ रहा है। उससे पहले एक चीज और बता दूं, आपके सामने एक बड़ी और एक्सक्लूसिव इनकी पोस्टल बैलेट हो चुकी है, यानी कि डीलिस्टिंग प्रस्ताव पास हो चुका है। अब प्राइसिंग रिवर्स बुक बिल्डिंग होनी बाकी है और रिवर्स बुक बिल्डिंग में 2 लोग मिलकर फैसला करेंगे। 6-7% जो फंड्स के पास है और बाकी 18-19% जो पब्लिक के पास है, वो डिसाइड करेंगे किस प्राइस पर। और जैसा कि कुणाल जी ने कहा है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और आमतौर पर विदेशी कंपनियां तभी नीचे आती है शेयर होल्डर्स के जब उन्हें डीलिस्ट कराकर निकलना हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका होगा इन्वेस्टर्स के लिए। आइए इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन मौके देने वाले भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बिगुल के बात करते हैं, उनका स्वागत लेते हैं उनसे BTST स्टॉक्स। बसिन साहब स्वागत है सर आपका। बताएं सर, BTST के तौर पर कौन से स्टॉक दे रहे हैं आप? तो अनिल जी, बाजार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और बैंक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन जरूरी है क्योंकि ग्लोबल संकेत वीक है और हमें ओवरबॉट पोजीशन में है। तो 2 बायर्स हैं सर, एक और एक सेल है। आप कहें तो मैं शुरू करूँ सर, दोनों BTST है। बताएं जी सर, पहले बाय से शुरुआत करें जी। हाँ सर, पहला बाय है वोल्टास। आई थिंक ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 573-74 का भाव है। इसमें 563 का स्टॉप लॉस रखिए, 595 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा सर फेडरल बैंक, 55.5 पे लीजिए आप। इसमें 53 का स्टॉप लॉस रखिए और 60 का टारगेट। और इसके बाद सेल देता हूं, आप ये दोनों दीजिए। ओके पहले मैं ये दोनों बता दूं हमारे दर्शकों को। वोल्टास खरीदिए 573 के आसपास,
₹10 नीचे 563 पर स्टॉप लॉस लगाइए। 595 के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी। दूसरा स्टॉक रखिए आप खरीदारी के लिए आज से फेडरल बैंक। अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी राकेश जी ने भी रिकमेंड किया 55-50 पर लीजिए, 53 का स्टॉप लॉस, ₹60 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है फेडरल बैंक में। अब है एक शॉर्ट कॉल भी बसिन साहब की तरफ से। सर बताएं शॉर्ट कॉल अपनी। सर ये मेटल्स वीक लग रहे हैं, 153 में हिंडाल्को बेचिए, 156 का स्टॉप लॉस, 142.50 का टारगेट। 156 और टारगेट कितना रखा है सर? 140 42.5 का सर, 53 में बेचिए, 56.5 का स्टॉप लॉस और 42.5 का टारगेट। परफेक्ट। तो हिंडाल्को में करनी है बिकवाली, 153 पर बेची, 156.50 और 142। मेरे को है ना बसिन साहब, जब आपकी कॉल्स लिखता हूं तो मुझे है ना मेरे वो बचपन की याद आ जाए। बचपन, हाँ बचपन ही समझिए। वो है ना हमारे बचपन में 2:45 बजे एक वो धीमी गति के समाचार आते थे रेडियो पर, 2:45 से लेकर 3:10 तक। तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें लिखने की स्पीड बढ़ानी है ना तो रेडियो पर सुनते सुनते साथ साथ में धीमी गति के समाचार लिखते जाओ, तो उससे लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो उससे मैं लिखने की स्पीड बढ़ी, फिर जब कॉलेज में एग्जाम देता था बहुत सारी सप्लीमेंट्री भरता था। ऐसे ही एकदम आपके साथ जब मैं लिखता हूं तो एकदम फास्ट स्पीड से लिखने की मेरी स्पीड वो पुराने दिन मुझे याद आ जाते हैं। शुक्रिया बसिन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। वोल्टास और फेडरल बैंक 2 स्टॉक खरीदने के लिए और हिंडाल्को ये शॉर्ट करने के लिए बसिन साहब की तरफ से ये बेहतरीन पिक्स आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए बाजार इस बीच और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, दिन के हाई पर आते हुए ऊपर नजर आ रहे हैं बैंक्स और एनबीएफसी, यही है जबरदस्त गरम। आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी, कुछ तो आपको भी पसंद होगा बैंक्स में, बताइए ना क्या खरीदेंगे? अनिल जी, जैसे मैं बता रहा था कि जो चले नहीं है वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मैं बसीन साहब से बिल्कुल अग्री करता हूं कि थोड़ा यहाँ पे कोई भी अगर नेगेटिव गलती से भी न्यूज आती है तो थोड़ा जोर की गिर सकता है, बट यू विल हैव टू बी अगेन द लिक्विडिटी ड्रिवन रैली विल कंटिन्यू। सो फाइनेंशियल्स अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो उसमें करूर व्यासा बैंक हमें इन लेवल्स पे काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि अपने रीजनल पीयर्स में उसका जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है। एसेट क्वालिटी को लेके कोई बड़े कंसर्न्स नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट कम है। सो उस हिसाब से जो पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटी की जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स में, मुझे ये बैंक अच्छा लगता है। आज मैं सरप्राइजिंगली आई कैन सी कि दिस इज द वन बैंक व्हिच हैज नॉट मूव्ड एंड देयर इज स्टिल अ गुड हेडरूम फॉर इट। फिर एनबीएफसी में हमने एक बार आपके साथ एसएमएल में रिकमेंड किया था, थोड़ा चला है स्टॉक शॉर्ट टर्म में और अभी लगता है और अपसाइड है, वो चोला फाइनेंस होल्डिंग कंपनी जो है वो मुझे लगता है यहां से। और जो मैं आपको 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रहा था, एक सीवी की साइकिल जो है वो रिवाइव होने की बात कर रहा था, प्लस जो इंश्योरेंस बिजनेस है, इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है अनिल जी जो अक्रॉस द वैल्यू चेन बहुत अच्छा कर रहा है और कंटिन्यू करता रहेगा। यू नो आई कैन सी दैट देयर आर हायरिंग्स हैपनिंग रादर देन लेऑफ्स, सो आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज वन सेक्टर व्हिच इज गोइंग टू डू वेल। सो चोला फाइनेंशियल होल्डिंग और करूर व्यासा इन फाइनेंशियल्स, दीज 2 स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। ओके, चोला और करूर वैश्या ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अब भी आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय आशीष जी की तरफ से। आइए अगला बिल्कुल नितिन जी के लिए और उसके बाद सुमित जी के पास भी हम चलेंगे। पहले नितिन जी के लिए बीटीएस डबल टी कॉल। बताएं नितिन जी। देखिए अनिल जी, बैंकिंग में जिस तरीके से ब्रेकआउट आ रहा है उसको मुझे लग रहा है कि लीड आईसीआईसी बैंक कर सकता है। तो आईसीआईसी बैंक 374-375 पे इस लेवल पे हम खरीदेंगे। ये बीटीएसटी होगा, मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए इसमें, और 390 का हम टारगेट रखेंगे, यानी कम से कम 15 से 20 रुपया ऊपर का टारगेट, और 365 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें आप चाहो तो कॉल भी एट द मनी कॉल भी आप बीटीएसटी लेकर के जा सकते हैं। समझ ये है कि पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा आईसीआईसी बैंक का है और उसके बाद एक्सिस बैंक का है, तो ये 2 बैंक्स पे फोकस कर सकते हैं और आईसीआईसी बैंक बीटीएसटी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आईसीआईसी बैंक यहां पर करें खरीदारी बीटीएसटी कॉल के तौर पर, और यहां से तेजी की आएगी आपको लीडरशिप, ये मानना है। नितिन जी लेवल्स आपके सामने अभी स्क्रीन पर आएंगे, उससे पहले और ये आ चुके हैं, और मैं लेवल्स आपको लिखा दूं, और उसके बाद सुमित जी का बीटीएसटी भी आने, सैटेलाइट कॉल भी आने की तैयारी में। तो आइए 365 का स्टॉप लॉस, 390 का टारगेट। सुमित जी तैयार है? सुमित जी आप अपनी रेंज भी बता दें जिस रेंज में खरीदना हो, और वो रेंज भी बता दें, परसेंटेज के बजाय रुपए बता दें कि किस रुपए से किस रुपए तक खरीदना है, ताकि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए कि भाई इसके ऊपर खरीदे तो आपकी जिम्मेदारी ना रहे। वो रुपए के हिसाब से रेंज दे दें, और बिल्कुल मैं आपके लिए बजा देता हूं सैटेलाइट का। जी
बताएं सर। अनिल जी, टाइम हुआ है 3:10। स्टॉक का भाव चल रहा है 104 रुपए। 102 रुपए से 106 रुपए के बीच में खरीदना है। 102 रुपए से 106 रुपए के बीच में खरीदना है। स्टॉक का नाम है सेंसर रिटेल लिमिटेड। स्टॉक का नाम है सेंसर रिटेल लिमिटेड। सेंसर इसका सिंबल है। 104 से 106 के बीच में बिल्कुल खरीद सकते हैं। अभी सीएमपी 105.50 है। इसके अंदर मोमेंटम बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हुआ है। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम और बढ़ेगा, और जिस तरह का वॉल्यूम 30 लाख शेयर के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है ऊपर में स्टॉक 114-115 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। 114 से 115 के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर करे खरीदारी। नीचे में लगाए स्टॉप लॉस 97 रुपए के आसपास का, 97 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 114-115 के टारगेट के लिए। ओके, 114-115 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आप नीचे का तो दो ही मत, आपके देने के बाद नीचे का तो स्कोप ही नहीं होता, तो आप जो भाव बता रहे हैं उसके ऊपर के ही भाव दें। तो 104 से 106 की रेंज में खरीदिए। 97 का स्टॉप लॉस लगाइए। 114 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है खरीदारी। एक बार फिर से आपको इनियोस स्टाइल रिलेशन, जो अभी खबर स्वाति ने ब्रेक की, वो उस स्टॉक पर ले जाना चाहता हूं। 4 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार यहां पर हो चुका है। 4,12,000 शेयरों का भारी भरकम वॉल्यूम, 9%, 8% स्टॉक ऊपर है। गजब का मुंह आता हुआ दिख रहा है। 878 तक ऊपर तेजी से भागा है ये स्टॉक। जो स्टॉक तेजी में है वो भरपूर तेजी में है, इसमें कोई डाउट नहीं। इक्विटास भी आप देखिए 59 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब भी 11% मजबूत है आज के सेशन में। तो कई सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जहां पर भरपूर तेजी इस वक्त आपको होती हुई नजर आएगी। तो ये आपके लिए स्टॉक्स हो गए। एक और स्टॉक का जिक्र करना चाहता हूं, महिंद्रा हॉलीडेज। आशीष जी, मेरे ख्याल से अभी वो पिछले हफ्ते आपने मुझे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में महिंद्रा हॉलीडेज का स्टॉक दिया था। आज ये स्टॉक बड़ी तेजी से भागा। अभी ये सारे महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स दिया था। वगैरह, तो सॉरी, महिंद्रा लॉजिस्टिक, नॉट महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा लॉजिस्टिक, माफ कीजिएगा, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। क्या राय है आपकी? स्टॉक तो बड़ी तेज दौड़ लगा रहा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स बताइए। जी जी जी, आप लॉजिस्टिक्स की बात करें। जी 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 अनिल जी, जी देखिए, जो मैंने एक छोटा सा इंडिकेशन दिया था कि कुछ लीड स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएंगी, ये सेक्टर्स हैं जो कि अब नए चैंपियन सेक्टर्स बनेंगे, और विदाउट डाउट मल्टी ईयर एक तरीके से सेक्टर्स हाईलाइट में रहेंगे, जो है सप्लाई चेन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सेक्टर्स हैं। अब उसमें महिंद्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो अपनी वैल्यू चेन को इस तरह से एक्सपैंड कर रहा है कि वो अंदर फैक्ट्री में घुस के आपकी मार्किंग, आपकी पूरी असॉर्टमेंट, इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल विच दे आर गेटिंग इनटू। इट्स लाइक आई सेड, नॉट जस्ट अ ट्रकिंग कंपनी नाउ, इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी, एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू एक्सपैंड द सेक्टर्स बियॉन्ड ऑटो। पहले हम सब जानते थे कि वो ऑटोमोटिव के लिए अच्छा लॉजिस्टिक का काम करता है, बट वो अपना पूरा स्केल बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैं तब भी बता के गया था, आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच कैन सरप्राइज ऑन अपसाइड with the economy moving up. If economy is moving up, then stock will do well because it's also a beaten down stock. नजर रखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर। जब से कुकरेजा जी ने स्टॉक पर रिकमेंडेशन दी है, तब से आपने 5 से 6% की तेजी ऑलरेडी आते हुए देख ली है। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। वायदा कारोबार में एक्शन भरपूर है, पर इस एक्शन की वजह से एफएनओ बैन में कुछ स्टॉक्स जाते हुए देख सकते हैं। क्या बदलाव आ सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं बैन से बेनिफिट में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए, क्या बैन से बाहर निकलने के लिए कोई स्टॉक्स तैयार हैं? क्या चेंजेस होने वाले हैं? बिल्कुल दीपांशु, बाहर निकलने में सबसे पहले नाम आता है आइडिया का। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 80% हो गई है, तो पूरी संभावना ये आज आइडिया जो है बैन से बाहर हो जाएगा। साथ ही सेल, यहाँ पर भी जो ये स्टॉक बैन में लगातार देखने को मिलता था, लेकिन आज जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो घटकर 76% हो गई है। 80% से कम होती है तो फिर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तो बैन से बाहर आ जाता है। तो सेल तो 100% है, बैन से बाहर आ जाएगा। ओके, सेल बैन से बाहर आएगा और आइडिया में भी पॉसिबिलिटी है बैन से बाहर आ जाएगा। अब बताइए कि बैन में कौन से स्टॉक हैं जो रह सकते हैं, और साथ ही कोई नई एंट्री होने वाली है? नई एंट्री इक्विटास में होगी। बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट
वाइड पोजीशन लिमिट भी बढ़कर 98% हो चुकी है, तो पूरी संभावना है कि इक्विटास जो है एफएनओ बैन में आएगा। साथ ही अगर आप देखें तो बीएचईएल कल बैन में आया था, 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी भी बनी हुई है, यानी बैन में बना रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और ग्लेनमार्क, ये दो स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑलमोस्ट 90% की है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ग्लेनमार्क और बीएचईएल ये बैन में बने रहेंगे। इक्विटास नई एंट्री होगी, आइडिया और सेल बाहर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आशीष। तो वायदा कारोबार का टॉप गेनर इक्विटास अब बैन में आपको आते हुए दिख सकता है, इस पर नजर रखिए। और बीएचईएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ग्लेनमार्क ऑलरेडी बैन में रहेंगे। तो ये तो रही बैन से बेनिफिट की बात जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में एक्शन है आज और बल्कि कल के ट्रेडिंग सेशन से या फिर आज फॉलो थ्रू में आपने देखा कि बैंक से फाइनली पार्टिसिपेशन आ रहा है। पर जिस तरह से मार्केट में तेजी बनी है, स्पेशली निफ्टी में जिस तरह से तेजी आई है, 4 महीने की ऊंचाई के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 10,800 पर अब ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, निफ्टी स्टॉक्स की चाल कैसे रही है, दिग्गज स्टॉक्स में कंट्रीब्यूशन किधर आया है इस तेजी के लिए, ये रिसर्च तैयार करी है देवांशी ने। देवांशी बताइए कहां पर पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा है, कहां पर लैगार्ड्स रहे हैं जहां तक इस निफ्टी मूव का सवाल है। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए अगर हम लोज की बात करें, यानी कि हम मार्च की अगर बात करें जिसमें हमने देखा था कि निफ्टी में करीब 7,600 तक के लेवल्स देखने मिले थे और वहां से मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई है। तो करीब आप देखिए निफ्टी में करीब 40% तक के गेन्स आते हुए दिखे हैं। सेंसेक्स में भी आप देखिए तो करीब 40% तक की तेजी हमने यहाँ पर देखी है। लेकिन क्या ब्रॉडर इंडाइसेस या सारे ही स्टॉक्स थे जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो इसका सरप्राइजिंगली जवाब ना है। हमने देखा है कि ये जो रैली है उसमें सिर्फ दिग्गज स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसी के चलते हमने देखा कि ये बड़ी या तेज से जो रैली आती हुई दिखी है। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज था। लगातार जो जियो में अपनी हिस्सेदारी बेची है उन्होंने, इसके चलते हमने देखा कि वन वे रैली हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखी है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए HDFC ट्विंस, इनके चलते भी अच्छी रैली आती हुई दिखी है बाजार में, इनका भी बड़ा योगदान था। और इसके अलावा इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS का बड़ा योगदान इस रैली में आता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप इनके वेटेज को देखिए और अगर आप ये देखिए कि कितना योगदान इनकी तरफ से था, तो रिलायंस की तरफ से आप देखिए करीब 30% से ज्यादा का योगदान सिर्फ रिलायंस का था ये 40% की रैली में। इसके अलावा जो HDFC बैंक और HDFC है, इसका कुल मिला के 15% तक का योगदान रहा है। इन्फोसिस का 7% तक का योगदान है और ICICI बैंक का करीब 4% तक का योगदान रहा है। तो कुल मिला के सिर्फ 2 कंपनीज थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, जिनका मिलकर 44% तक का कंट्रीब्यूशन था इस बड़ी रैली में, या जो तेज से रैली आती हुई दिखी है उसी में। और अगर आप ऊपर के जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और HDFC बैंक, इनको मिला के ले तो करीब 50% का कंट्रीब्यूशन यही 3 स्टॉक्स ने दिया है। तो ओवरऑल आप देखिए फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो दिग्गज स्टॉक्स हैं इसमें सारे में रैली आती हुई दिख रही है। आज हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स, NBFCs में अच्छी रैली आती हुई दिखी है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था जो रैली अब तक आई है उसमें सिर्फ दिग्गज स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो अब ये देखना होगा क्या इसका रोटेट होता है, दूसरे स्टॉक्स में अच्छी रैली आती है, रैली कंटिन्यू होती है, या फिर इन स्टॉक्स में अगर मुनाफा वसूली होती है तो क्या बाजार पर प्रेशर आता हुआ दिखेगा। नजर वहीं पर रहेगी। फाइनली बैंक से थोड़ी लीडरशिप आ रही है तो रोटेशन तो हो ही रहा है और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि निफ्टी 10,800 के पार है। सही समय फिर जानने का अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज की। ये आने की तैयारी में है, उसके लिए भी आप रहिए तैयार। लेकिन तब तक कुणाल जी तैयार है के बिगुल के लिए अभी बजा दूं? बिल्कुल अनिल जी, अभी बजाइए तुरंत प्रभाव से बिगुल। वॉल्यूम धीमे रखिएगा, दोपहर का समय है, घर पे बच्चे सोते रहते हैं, लॉकडाउन का टाइम है, सब जगह खुला नहीं है, मुंबई की तरह हालत, तो धीमे वाला बिगुल, लेकिन स्टॉक होगा जबरदस्त जी। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारी इन्फो। इसके अनिल जी नतीजों के बाद स्टॉक साइडवेज हुआ था, आज एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, जैसे भी हमने SRF की कॉल दी थी कल में,
उसमें एक बड़ा मूव देखने को मिला था और ये स्टॉक भी एक बड़ा मूव 3050 3060 तक का शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। टेक्निकली सारे पैरामीटर्स पूरे हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक पे लंबा कंसोलिडेशन हमने देखा और आज इसने 2825 की एक बाधा को पार करके बहुत तेजी से डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करना है आपको। नौकरी मान लीजिए कुछ कमी आते कुछ कमजोरी आते हुए दिखे दिन में तो बाय करें। और यहां पर जो टारगेट है वो 3050 का पहला टारगेट, 3085 का दूसरा टारगेट, तो 3050 3085 के टारगेट के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 2875 पर 2875 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करना है नौकरी यानी कि इन्फो एज। ओके, नौकरी खरीदिए। मतलब जॉब्स तो ऐसे मिलते नहीं है, जॉब खरीदे नहीं जाते, लेकिन शेयर खरीदा जा सकता है नौकरी.com और इसका नाम बदल के इन्फो एज हो गया। लेकिन कुणाल जी राकेश जी को जबरदस्त पसंद। यहां पर तेजी करिए। माय गॉड, तेजी तो क्या होती दिख रही है। जिन जिन स्टॉक्स में तेजी तो वो गजब भी तेजी चल रही है भाई, क्या बात है। तो इन्फो एज कहां पहुंचा है ये स्टॉक, एक मिनट मेरे सामने आ जाए। हाँ आ गया, 2916, क्या बात है। 2915 2916 का दाम है इस वक्त। तो यहीं पर आपको करनी है खरीदारी। 5% स्टॉक मजबूत है, तेजी करके चले। 2875 के स्टॉप लॉस के साथ 3050 3085 के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है। सुमित जी भी तैयार है। बहुत देर तक सुमित जी को और उनके सैटेलाइट को आप कक्षा में बांध कर नहीं रख सकते। प्रक्षेपण का वक्त आ चुका है। आइए बिगुल। बताइए सुमित जी। जी अनिल जी, स्टॉक बोलते ही भागेगा क्योंकि स्टॉक में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। स्टॉक का भाव चल रहा है 84 रुपीज 40 पैसा। टाइम हुआ है 2:51 और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। 1 से 2% ऊपर तक बिंदास खरीदे। स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया स्पॉट दिखाने वाला है। स्टॉक के अंदर सीएमपी पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। रिसेंट के स्विंग हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि यहां से डीसीबी बैंक में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएट टारगेट होंगे 91 रुपए के और दूसरा टारगेट होगा 96 रुपए का। 91 का पहला टारगेट, 96 का दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। 80 रुपीज 81 के आसपास का लगाए स्टॉप लॉस। ओके, 80 रुपए के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी। 85 से 88 ये रेंज ठीक है। 88 तक ले सकते हैं या कहां तक ले सुमित जी जरा बताइए, क्योंकि आपके बात करते हैं स्टॉक तो वैसे भी बैंकिंग शेयर है। बैंकिंग शेयर में कहां आज मंदी है, मतलब दौड़ लगाने को तैयार ही बैठे हैं। कहां तक ले इसको? अनिल जी 84-50 पे मैंने बोला था। 87 से 87.5 तक ले, उसके ऊपर नहीं। अभी 88-80 चल रहे हैं, अभी नहीं। जिन्होंने लिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। ओके, 87 हाफ तक ही खरीदिए, उसके ऊपर मत करिए। 91 96 के टारगेट के लिए 80 का स्टॉप लॉस, 81 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये है राय खरीदारी करने की डीसीबी बैंक में सुमित जी की तरफ से। सुमित जी जो भी बोले 2-3% से ज्यादा तो कभी ना खरीदें। ज्यादा से ज्यादा 2% ऊपर तक, 2% 3%। छोटा स्टॉक है तो, और बड़ा स्टॉक है तो 1 से 2% ऊपर तक खरीदें, उसके अलावा नहीं। उसके ऊपर खरीदेंगे तो आप वो ओजोन परत के पास रिस्की जोन में पहुंच जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आइए हमारे साथ क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आशीष जी स्वागत है। ये क्या हो गया एकदम, मतलब इतना जोर से बाजार और स्पेशली बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयरों में बड़ी खरीदारी आ रही है, क्या मतलब निकल रहा है सर इसका? देखिए अनिल जी, जैसे हम बात कर ही रहे कि काफी समय से कि अब और इंफॉर्मेशन है, अभी और ज्यादा हमारे पास इस सिचुएशन को लेके पर्सपेक्टिव है। भले ही आप देखिए जैसे कि एचडीएफसी की मैनेजमेंट ने बात करी, बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट ने बात करी, वैक्सीन के एकदम से बहुत सारे दावेदार आ गए और फिर शॉर्ट भी बहुत थे मार्केट में। तो आपको पता ही है कि इस समय तो एकदम जैसे इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल चल रहा है ना, वैसे ही लग रहा है बुल्स और बेयर्स के बीच में एकदम। बिकॉज पीपल हु आर शॉर्टिंग और आर स्टिल शॉर्ट और ऑफ दिस ओपिनियन कि कि अभी भी आगे थोड़ी लंबी है ये फाइट। लेकिन जो इस समय मार्केट में तेजी दिखा रहे हैं वो ओवरसोल्ड स्टॉक्स, जैसे आपने बैंकिंग की बात करी, जो सेक्टर्स अभी आप
देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में एक बहुत जबरदस्त सिचुएशन बिल्ड हुई है पिछले कुछ दिनों में। बट मैं एक अपॉर्चुनिटी भी लूंगा अनिल जी, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है मार्केट में, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू निवेशकों को कि वापस से किसी भी पेनी स्टॉक में ना फंसे, वो गलती ना करें, क्योंकि वो भी हो सकता है। बट इतना बोलूंगा कि इस समय इंडेक्स पे थोड़ा आगे जाके थोड़ा रुकावट बन सकती है। 10,300 10,800 के स्तर है जिनको मैं एक तरीके से एक रेंज मानूंगा, तो वहां शायद ज्यादा जगह ना हो, लेकिन अब सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक थीम आगे और बढ़ेगी, भले वो इंडिया चाइना हो, भले वो रूरल थीम हो, या जैसे अभी आपने बैंकिंग की बात करी, मैं इसको अपने आप में एक बड़ी थीम मानता हूं आफ्टर लिस्निंग द मैनेजमेंट ऑफ HDFC बैंक। तो जो पॉइंट्स नहीं चले अभी, हमने एक सैटेलाइट देखा, बिल्कुल सैटेलाइट जैसा चार्ट था वो, तो वैसे स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कीजिए बैंकिंग में जो ओवरसोल्ड है। जी, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा और कुछ ओवरसोल्ड स्टॉक्स पर आप बाउंस बैक के लिए भी तैयार रहिए। तो चलिए एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। वागले साहब की तरफ से आ रहा है BTSTT कॉल। बताएं वागले जी। दीपांशु, जिस तरह से बजाज फिनांस में मूव आई है, मुझे लगता है बजाज फिनांस में फिनसर्व में अभी ये मूव आएगी। बजाज फिनसर्व में ब्रेकआउट आया है, आज का जो पैटर्न है मुझे लगता है ये बड़ी वाली मूव कल आएगी। अभी 65.80 का भाव चल रहा है, यहां पर ले एक 20-30 रुपए की रेंज होगी 65.50 तक की, उससे ज्यादा मुझे लगता भी नहीं है नीचे। मेरा 64.80 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है ये कल या और मे बी 2 दिन में 6800, यहां से कम 200 रुपए की मूव दिखती है। 68-20 तक के टारगेट्स कल आने चाहिए। ओके, 6800 6820 6800 6820 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 6580 यहां पर खरीदारी है। स्टॉप लॉस क्या बताया वागले साहब? ये तो भागना शुरू हो गया है अभी। 6480 का स्टॉप, अभी आप 6500 ले लीजिए नीचे। अच्छा, अभी 6500, ठीक है। ये तो आपके पार्टनर का भी फेवरेट है, किरण जी का, पुणे वाले, सुबह आज वो भी बोल के गए थे, उनका तो मुझे लगता है टारगेट आ गया होगा। बजाज फिनसर्व, हाँ बराबर है, 6500 6650 दो टारगेट दिए थे। 6500 को तो आ गया, 6650 की तरफ यार। किरण जी जय हो आपकी, गजब। मतलब बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इस बार तो आज तो मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से दिया था उन्होंने, पिक्स भी एकदम दबा कर आज की पहली पिक थी बजाज फिनसर्व। वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए अब करते हैं रुख बड़ी खबर का, और वो बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। हमारे साथ है इस वक्त स्वाति, और डीलिस्टिंग से जुड़ी कोई बड़ी खबर स्वाति के पास है। स्वाति बताइए किस कंपनी से जुड़ी खबर है और क्या है खबर? बिल्कुल, ये एक बड़ी MNC कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ। एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, नाम है इनॉइस स्टाइल्यूशन। ये कंपनी अब जल्द ही डीलिस्ट होने की तैयारी कर रही है। अगर आपको याद होगा, पिछले साल 23 अगस्त को कंपनी का बोर्ड अप्रूवल भी मिल चुका है डीलिस्टिंग के लिए, और अब प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्र मुझे बता रहे हैं कि डीलिस्टिंग लॉन्च शायद आज कल में ही हो जाए, इसी हफ्ते ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। और डीलिस्टिंग की जो इंडिकेटिव प्राइसिंग दी गई थी वो है 480 रुपीज पर शेयर। ये कंपनी आप देखें तो प्रमोटर्स की इसमें स्टेक 75% है, और प्रमोटर इनियोस स्टाइल्यूशन एपैक ने इसमें 25% जो रिमेनिंग स्टेक है वो बाय करने की वॉलंटरी डीलिस्टिंग की फिर योजना बनाई थी, और उसी के चलते अब ये प्रोसेस बहुत तेजी से स्पीड अप हो गया है। ICICI सिक्योरिटीज बैंकर अपॉइंट किया गया है जो इसको डीलिस्ट प्रोसेस को पूरा करे। जी, तो ये है आपके लिए इनियोस स्टाइलो सॉल्यूशन, जहां पर डीलिस्टिंग की प्रक्रिया की बात चल रही है। अनिल जी, इंडिकेटिव प्राइस 480 रुपीज पर शेयर, स्टॉक तो सर हम ऑलरेडी देख रहे हैं 860 पर है, और अब इस खबर पर और स्पाइक आ रहा है। हालांकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा है, तो अप्रूवल्स की परेशानी नहीं आएगी, पर हो सकती है सर डीलिस्टिंग। ऐसे क्या व्यू बना रहे हैं सर, लोग टेंडर करेंगे? नहीं, ये तो
दीप, इसमें तो आप भाव पे जाइए मत, मतलब ये तो डीलिस्टिंग होगा तो 4 डिजिट से कम में तो होगा नहीं, और इस पर पूरी जानकारी मुझे पूरा विश्वास है कि कुणाल जी के पोर्टफोलियो में होगा। बहुत ही बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी है ये इनियोस स्टाइरुलेशन। अच्छा, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये इनियोस एबीएस करके कंपनी होती थी, फिर एबीएस और बासफ के बीच में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसमें ये कंपनी इनियोस के पास आ गई, एबीएस के पास आकर, तो इनियोस स्टाइरुलेशन इस कंपनी का नाम हो गया। और इन्होंने अगस्त 2019 में डीलिस्टिंग का इरादा जताया था और तब दी थी ये प्राइस तब की है, आज की नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर डीलिस्टिंग होगी तो कम से कम 1050 से लेकर कहीं कहीं इसके ऊपर 1300-1400 रुपए। अभी मैं आपको कुणाल जी से पूछ लूंगा कि अगर डीलिस्टिंग होगी तो कुणाल जी किस प्राइस में देंगे, क्योंकि देने वाले नहीं है। 75% स्टेक है कंपनी के प्रमोटर के पास, ठीक है, 6% स्टेक प्रमोटर फंड्स के पास में है। 75 और 6 कितना हो गया, 81-82% स्टेक ये हो गई। उसके अलावा 18-19% स्टेक है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में। डीलिस्टिंग के लिए आपके पास जरूरी कि आप 90% तक पहुंचे, और 90% तक पहुंचने के लिए पहले तो 6% के फंड वाले वो चाहिए, फिर 8-9% आपको पब्लिक से स्टेक लेनी है, और वो स्टेक आपको किसी भी हिसाब से 1100, 1050, 1200, 1300 इसके नीचे मिलने वाली है ही नहीं। अब इसमें बड़ी खबर जो है वो टाइमलाइन की है, जो स्वाति बता रही कि अब इसकी प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, जो सही भी है, क्योंकि अगस्त 2019 में इन्होंने प्रस्ताव पास किया था, तब से ये डिटेल्स चल रही हैं। अब ये डीलिस्टिंग की तैयारी में कभी भी आपके लिए डीलिस्टिंग ऑफर आ सकता है। डीलिस्टिंग ऑफर में सेम वैसे होता है, जैसे आप उस प्राइस की वैल्यू कुछ नहीं है, क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं। जैसे आप वेदांता देखिए, वेदांता ने 87 रुपए 40 पैसे में डीलिस्टिंग ऑफर दिया है, राइट। अभी तक रिवर्स बुक बिल्डिंग शुरू भी नहीं है, भाव क्या है 108-110 रुपए। तो क्या प्राइस पर डीलिस्टिंग होगी, ये शेयर होल्डर्स, और यहां पर तो पेरेंट है ना विदेशी कंपनी है, और इनकी विदेशी कंपनी के पास में जबरदस्त पैसा है, $4-5 बिलियन कैश पड़ा हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, 1500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल है, वर्स्ट पीछे निकल गया है। ये तो अभी कंपनी ने इस क्वार्टर में नुकसान किया ताकि डीलिस्टिंग करनी है तो ज्यादा अच्छी सूरत ना दिखे। कई बार आप कहते हैं ना कि जब वो शादी के दिन दुल्हन को सजाते हैं तो कई बार आपको डीलिस्टिंग करनी है तो जानबूझ के आप थोड़ी परफॉर्मेंस कम भी दिखाते हैं। लेकिन जो फंड्स है वो अच्छी हार्ड बार्गेनिंग करेंगे और आराम से देंगे नहीं। मैं पहले तो एक बार कुणाल जी को पूछ लूं, कुणाल जी आपके पोर्टफोलियो में है ना स्टॉक, और स्वाति आप हमारे साथ बने रहिए, मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछने हैं। कुणाल जी आपके पोर्टफोलियो में है स्टॉक, और अगर है तो डीलिस्टिंग ऑफर आता है तो आप कहां सबमिट करेंगे ये बताइए। अनिल जी देखिए, डीलिस्टिंग में देना ही नहीं है। सबसे पहले अनिल जी डिस्क्लेमर है, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, और ये अनिल जी कंपनी बहुत ही कमाल की कंपनी है। अनिल जी इनियोस जो है वो एक ऐसी कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, और ये सारी कंपनियों के कुछ कुछ हिस्सों को मिलाकर के बनी हुई कंपनी है, तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स स्टॉक के हैं। और डीलिस्टिंग में तो अनिल जी जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है अनिल जी। आमतौर पर तो कंपनी वाले इन्वेस्टर्स को कुछ देते नहीं है, लेकिन जब उन्हें डीलिस्टिंग करानी होती है तो मजबूरन इन्वेस्टर्स के शेयर्स चाहिए होते हैं, और तब बाजी पहली बार इन्वेस्टर्स के हाथ में आती है, और इतनी आसानी से बाजी नहीं उनको वापस मिलती। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा अनिल जी। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पिक है, और बिल्कुल जिनके पास निवेश है निवेशित रहना चाहिए। लिक्विडिटी का जरूर परेशानी है, तो ये ट्रेडिंग लायक शेयर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं, थोड़ा धीरज रखते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा अपसाइड मुमकिन है। बिल्कुल, तो बड़े अपसाइड की जगह बन सकती है इनियोस स्टाइरुलेशन में। स्वाति, अब इसमें बड़ा सवाल जो है ना वो यही आता है कि टाइमिंग कब होने वाली है डीलिस्टिंग, ये सबसे बड़ी की चीज है। इंतजार लोग कर रहे हैं पिछले एक साल से, अगस्त 2019, अगस्त से वापस अगस्त में आने की तैयारी में हम लोग, जुलाई में तो आ गए। क्या आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कब डीलिस्टिंग जल्द होने वाली है, क्योंकि अब होगा तो फिर प्राइस तेजी से भागेगी, और यदि हाँ तो कब तक होने की संभावना, ये बताइए। बिल्कुल, ये एकदम लास्ट स्टेज पे जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो हो सकता है आज ही लॉन्च हो जाए, आज नहीं तो कल या इस हफ्ते। टाइमलाइंस बहुत नजदीक हैं इसके लॉन्च की, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कभी भी ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। ओके, और कंपनी का क्या कहना है आपकी इस पूरी एक्सक्लूसिव स्टोरी पर? क्या उन्होंने किसी तरह से कोई रेस्पॉन्ड किया, क्या कहना है उनका? उनको हमने लिखा है, ये ग्लोबल कंपनी, वहां पर भी रिस्पांस मांगा है, बट अभी तक उनका कोई रिस्पांस आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो हम बताएंगे, बट अभी तक कंपनी ने जवाब नहीं दिया है इस प्रॉपर मामले में, इस पूरे मामले में। यस, ओके, तो ये है एक बड़ी स्टोरी इनियोस स्टाइरुलेशन,
इनियोस स्टाइरुलेशन, ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी डीलिस्टिंग के लिए हो रही है तैयार, और अगर डीलिस्टिंग होती है तो यकीन मानकर चलिए कि आपको एक बढ़िया वैल्यूएशन मिलेगा। तो देखते हैं कब ये खबर आपके सामने आती है और किस तरह से डीलिस्टिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे सोर्सेज जो स्वाति को बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं बहुत जल्दी ये डीलिस्टिंग वाली प्रोसेस कंप्लीट होने की तैयारी में, लंबे समय से इंतजार है। अगस्त 2019 में कंपनी ने अपना डीलिस्टिंग प्रस्ताव सौंपा था, तब से अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स का तो सर वैसा ही हाल है, अभी भी 300 अंक नीचे ही है, तो वहां पर आपको दबाव जरूर दिख रहा है सर। नास्डैक फ्यूचर्स आधे % नीचे है, यूरोप के बाजार भी वैसे ही हैं, जब लास्ट चेक किया था 1% से थोड़ी ज्यादा की गिरावट वहां पर आ रही है। कच्चे तेल और गोल्ड यहां पर भी थोड़ा दबाव है, तो सुस्ती या नरमी वाले ही ग्लोबल क्यूज हैं सर। जी दीप, तो जो 320-325 के आसपास हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, 22,500 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन, वो 400 रुपए के आसपास का हाई बना है 397 का, तो 375 का पहला टारगेट उसने छुआ है, 425 का दूसरा टारगेट है वो उसने नहीं छुआ है, 400 के आसपास तक पहुंचा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि रिस्क ना लें, बेहतर है। प्रॉफिट बन भी रहा है, 1 घंटे में पैसा बन गया तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जाने दीजिए। पहली चीज तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर भी जिनको ब्रेकआउट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, और कौन जाने कल को अगर अमेरिका घूम जाए और अच्छी तेजी हो जाए वो तो मुझे नहीं पता। और अगर फिर भी आपको अपनी तेजी की पोजीशन रखनी तो फिर आप उसमें सिंपल एक काम करिए, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए कॉल्स में। तो आपको कॉल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 22,700 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए एक, और 23,000 का सामने कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। तो 22,700 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 23,000 का एक या दो बेचें, जैसा आपकी रिस्क के हिसाब से। मेरी सिंपल राय है कि चूंकि प्रॉफिट बन रहा है तो डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए बुक कर लें, कल की कल देखेंगे, ऊपर खुल गया तो हमारा क्या ले गया और नीचे खुल गया तो फिर से हम खरीदेंगे। तो ये एक सिंपल चीज है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, दिन के हाई पॉइंट के आसपास मैं आपको सबको प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहा हूं, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप रिस्क रखना चाहते हैं तो ऑप्शंस के जरिए रखें, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये मानकर चलें कि ग्लोबल मार्केट्स खराब हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको पोजीशन कम रख के चलनी चाहिए। तो मेरी राय ये होगी कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, सिंपल, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। कल हम फिर से फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और जिनको नहीं छोड़ना है उनके लिए सिंपल फॉर्मूला है, 10,800 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदिए, 11,000 के बेच दीजिए दो, 22,700 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए बैंक निफ्टी का, और 23,000 का बेचिए एक ही। यहाँ बैंक निफ्टी में 1:1 करना है, निफ्टी में 1:2 कर सकते हो। निफ्टी में 10,800 का एक लेकर 11,000 के दो बेच सकते हो, बैंक निफ्टी में 22,700 का एक लेकर 23,000 का एक ही बेचिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आपको पोजीशन कल के लिए लेके जानी है। और बाकी मेरी राय से चलेंगे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, एंजॉय कीजिए। जी दीप, अच्छा मुनाफा आ रहा है, सही समय बुक करने का। अगर आप फिर भी चाहें तो फिर आप कॉल्स के जरिए एक बुल स्प्रेड बना सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। ये है इस समय अनिल जी की तरफ से सलाह। और नजर रहेगी अगर मार्केट्स और यहां से ऊपर जाती हैं क्लोजिंग के लिए, अभी भी 3-4 मिनट बाकी हैं, देख लेते हैं कहां और एक्शन आ रहा है। 4 स्टॉक्स ने आज वायदा कारोबार में अपर सर्किट छुआ है, M&M फाइनेंस, बॉश, एक्विटास और बंधन बैंक। उज्जीवन, बजाज फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, इंडसइंड बैंक ये आपके नेक्स्ट गेनर्स हैं। RBL बैंक, बजाज फिनसर्व, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहां पर भी खरीदारी आई है। तो इन स्टॉक्स पर तो शानदार तेजी रही ही है। आइशर यहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा स्पाइक आते हुए देखा है, लगभग 20,000 के पास आ गया है स्टॉक, 20,000 के जस्ट नीचे का हाई बनाया है 19,980 रुपए पर। आइशर पर एक बार मैं राय लेना चाहूंगा सुमित जी आपसे, जिस तरह से मूव आ रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है सर स्टॉक पर? आइशर के अंदर बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिला है। स्टॉक ऑलरेडी 19,960 के आसपास यानी 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल का हाई जो था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी ऐसा लगता है। तो जब तक ये 19,500-600 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक आइशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर में 20,000 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे और या फिर क्लोजिंग मिलने पे हमें 20,500 तक का अपसाइड मूव आइशर मोटर्स में देखने को मिल सकता है। 20,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 20,500 का टारगेट होगा, नीचे में 19,600 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है आपके लिए आइशर, 19,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 20,000 के ऊपर जाने के लिए तैयार है स्टॉक। पालिया जी, एस्कॉर्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं 52 वीक हाई पर है, पर और तेजी बनती हुई आ रही है, और कितना ऊपर जा सकता है एस्कॉर्ट्स?
बिल्कुल दीपांशु, ये स्टॉक ने ऑटोमोबाइल पैक में आउट परफॉर्मेंस दिखाया और ये जिस तरीके का इसका सेटअप है, मुझे लगता है कि और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1140 1150 इसके नेक्स्ट टारगेट होंगे। करंट लेवल से जिनकी भी पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1090 पे ले आना चाहिए। मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मोमेंटम बरकरार रहेगा, स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, नजर रखिए जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है। नितिन जी, हैवेल्स यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है, पर क्या हैवेल्स लग रहा है सर 600 के ऊपर जाकर सस्टेन कर सकता है, गेन्स आ सकती हैं उसके ऊपर? कि बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए। 610 615 ऐसे टारगेट होंगे। आज वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो मुझे लग रहा है कि पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। 590 का स्टॉप लॉस होगा और करीब 615 से 620 के टारगेट होंगे। ओके, नजर रखिए जहां तक हैवेल्स का भी सवाल है इसमें। आशीष जी, जिस तरह से थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न्स में मूवमेंट हो रहा है, गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से अपडेट आया था, वैसे तो उतने खराब अपडेट नहीं थे, ब्रोकरेज कमेंट्री भी पॉजिटिव है, आज स्टॉक ने ज्यादा नहीं रिएक्ट किया है, बट कंजम्पशन यूनिवर्स में देखें तो क्या अब लग रहा है कि यहाँ की लीडरशिप बरकरार रहेगी या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली का केस दिख रहा है जहां तक कंजम्पशन स्टॉक्स पर सवाल है? देखिए, अगर किसी इस वजह से जो मुनाफा वसूली कहीं आती भी है तो मैं यही बोलूंगा, सो कॉल्ड वीकर हैंड्स विल गिव वे टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स, बिकॉज ये जो सेगमेंट है ये इट विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज यहाँ पे एक सर्टेनिटी है इस समय किसी भी इन्वेस्टर को, वो बहुत प्यारी है। तो उस समय अगर आप देखें, अगर मैं पर्सपेक्टिव दूं, मैं मेरे पोर्टफोलियो में हर समय गिरावट पे कोई स्टॉक को ऐड करना चाहूंगा या इवन इन लेवल्स पे मैं ऐड कर रहा हूं। आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, विच इज HUL। आई लाइक HUL फॉर इवन एट दीज लेवल्स एंड आई बिलीव कि अगर कि ये सब मूवमेंट जो हो रही है सेक्टर्स में, इसकी वजह से मुझे मौका मिला तो मैं तो आई एम वेटिंग फॉर इट। ओके, डिप पर खरीदारी का समय है, यहाँ पर हमें देखना है। एक और जगह जहां पर हम एक्शन देख रहे हैं वो है काफी सारे बैंक्स, काफी सारे फाइनेंशियल्स, वहां पर थोड़ी फंड रेजिंग को को लेकर खबरें आ रही हैं और पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है ये बताने के लिए कि किस तरह की फंड रेजिंग प्लान कर रही है। सिर्फ बैंक से फाइनेंशियल्स ही नहीं, बट काफी सारी कंपनीज फायदा उठा रही हैं जिस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी है और जिस तरह से थोड़े स्टॉक्स भी गिरे हैं, प्रमोटर्स भी पैसा लगाने को तैयार है। तो चलिए जान लेते हैं, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ तैयार है। पूजा, एक ट्रेंड बन गया है बाजार में फंड रेजिंग का, कई तरीके से फंड रेजिंग हो रही है, जरा बताइए आगे जाकर किस तरह की फंड रेजिंग आती हुई दिख रही है, कौन सी कंपनीज फोकस में रहनी चाहिए? जी, अब देखिए कल की बात है, कल आदित्य बिरला फैशन अपना राइट्स इशू लेकर आने वाली है, कल रिकॉर्ड डेट थी। और इसके अलावा भी पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, मई से जब से रिलायंस अपना राइट्स इशू लेकर आया था उसके बाद से ये पूरा ही मार्केट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है कि अब हर कंपनी जो जिस तरह से सक्सेसफुली कंपनियां रेस कर रही हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अब हर कंपनी उठाना चाह रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संकट चल रहा है, ऐसे में सिर्फ राइट्स इशू ही एवेन्यू ऐसा उनको दिखाई दे रहा है जहां पर कि वो ठीक तरीके से पूंजी जुटा पा रहे हैं और इससे वो अपने बैलेंस शीट को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर ले रहे हैं और कर्ज को कम करने में भी उनको मदद मिल रही है। तो रिलायंस का हमने देखा था करीब 52,000 करोड़ का जो राइट्स इशू आया था वो काफी सक्सेसफुल था। इसके अलावा PVR, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आदित्य बिरला फैशन, इन तमाम कंपनियों ने भी राइट्स इशू की घोषणा की है और इनका रिकॉर्ड डेट्स और इशू प्राइस भी आ चुके हैं, जो कि कंपनी अब 18 से 20% डिस्काउंट पे भी ये राइट्स इशू लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा टाटा पावर जैसी भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने भी फिलहाल घोषणा की, अभी डेट नहीं फिक्स हुई है, लेकिन टाटा पावर, M&M फाइनेंस, ये भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि जल्द ही अपना राइट्स इशू लेकर आएंगे और इसके जो रकम वगैरह है वो भी जल्द ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन सभी मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल जितनी भी कंपनियां हैं वो उसका फायदा उठा रही है। अगर पीछे का हम ट्रेंड देखें तो FY21 में, माफ कीजिएगा, FY20 में करीब 52 से 53,000 करोड़ कंपनी ने जुटाए थे राइट्स इशू के जरिए। FY21 अभी शुरुआत हुई है, Q1 हुआ है और अभी ही राइट्स इशू के जरिए जो रकम है वो करीब 52,000 करोड़ को पार कर चुकी है। तो हम देखेंगे कि इस बार राइट्स इशू के जरिए जो जुटाई हुई रकम होगी वो अपने हाईएस्ट लेवल पर होगी और कंपनियां डिस्काउंट्स भी अच्छा लेकर आ रही हैं। रिटेल निवेशकों को यहाँ पर रुझान भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है राइट्स इशू के चलते। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि
की काफी सारी कंपनियों ने घोषणा कर दी और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि कुछ कंपनियों की तरफ से इस तरह के अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर कंपनियां एक के बाद एक राइट्स इशू या फिर किसी न किसी तरीके से प्लेसमेंट के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश में। अभी आपने थोड़े दिन पहले वो भी सुना कि 3700 करोड़ रुपए में 20% फार्मा कारोबार में हिस्सेदारी बेची है पिरामल एंटरप्राइजेज ने भी। तो जैसे भी राइट्स इशू हुआ या फिर कोई बिजनेस बेचकर हुआ या क्यूआई पे हुआ, ढेर सारे प्रोमोटर्स ने भी अभी अपनी हिस्सेदारी बेची है। कई सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बिकी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख भी रहा है। आइए, तो ये है आपके लिए पैसा जुटाने की योजनाएं कंपनियों की तरफ है। बाजार शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और हर निशान में वाह 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 ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी 370 माय गुडनेस, क्या बात है। बड़े ब्रेकआउट के साथ बंद होने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती दिख रही है। निफ्टी भी मजबूती से हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। वाह, 786 10,786 ये है फाइनल फिगर जो आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। 10,786.20 10786.20 इस पर हुई है क्लोजिंग आपकी निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर बंद हुआ है 22,567 पर और सेंसेक्स बंद हुआ 36,634 पर 147 अंकों के फायदे के साथ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज के स्टार परफॉर्मर 8% मजबूत बजाज फाइनेंस और 5% मजबूत बजाज फिनसर्व। इंडसइंड बैंक ने 6% की दिखाई उछाल, आयशर मोटर में दिखी 4% की रफ्तार। आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस रहे 3% से ज्यादा मजबूत। तो एक्सिस और एचसीएल टेक में भी रही शानदार तेजी। ये है आपके लिए स्टॉक्स जो एक्शन में कमजोर क्या रहा। अदानी पोर्ट में 3.5% का नुकसान, पावर ग्रिड 3% नीचे, ग्रासिम 3% नीचे आज होते हुए बंद। लेकिन वायदा कारोबार पे कई स्टॉक ऐसे जो आज बड़े दिनों बाद डबल डिजिट में तेजी दिखाते हुए नजर आए और उसमें से एक है बॉश लिमिटेड जो पसंद था बसीन साहब को, लगातार वो कह रहे थे और आज फाइनली देखिए 1400 रुपए की बड़ी दमदार उछाल के साथ बंद हुआ। सारे टारगेट हासिल 13,400 के पार। एमएलएम फाइनेंस 165 पर चिल्ला कर वो कह रहे थे 185 के टारगेट के लिए डिलीवरी के लिए खरीदिए और 190-92 पर आज किरण जी ने भी, कुणाल जी, राकेश जी ने भी सबने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया। 200 के पार बंद हुआ था और आप 11-12% मानना पड़ेगा। किरण जी के भी जो तगड़े वाले स्पेशल पिक है बहुत ही जबरदस्त। इक्विटास वागले साहब और हमारे विश्वेश जी दोनों को पसंद, 11% की मजबूती के साथ बंद हुआ। बंधन बैंक सारे बंधन तोड़ के 10% के ऊपरी सर्किट के नजदीक जाकर बंद हुआ। उज्जीवन में फिर से जीवन लौटता हुआ 8% की मजबूती के साथ। चोला फाइनेंस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आ जाई है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चोला अभी आशीष जी ने भी रिकमेंड किया था और सुबह भी चोला फाइनेंस रिकमेंड हुआ था मेरे ख्याल से ऑप्शंस में, वहां पर भी बड़ी तेजी बनती है। जी हाँ, जय ठक्कर ने 205 रुपए वाला कॉल ऑप्शन चोला का खरीदने की राय दी थी। वाव, टारगेट हासिल 1770 1990 मेरे ख्याल से उसके बेहद नजदीक पहुंच गया होगा। नौकरी.com कुणाल जी, राकेश जी ने खरीदारी करने की राय दी। आरबीएल बैंक भी मजबूती के साथ, एनआईटी टेक में तेजी होती दिखे। तो ढेर सारा एक्शन स्टॉक्स में रहा है आज तेजी की तरफ। कमजोर क्या रहा है वो भी बता दूं। आईजीएल 6% नीचे, पेट्रोनेट, एलएनजी और एमजीएल विदेशी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो आई थी इन सारे गैस स्टॉक पर, उसके बाद यहां पर आज मुनाफा वसूली हावी होती दिखी है। इससे पहले कि फाइनल क्लोजिंग में आपके सामने रखूं, 6 बजे शाम का शो क्या है खास आपको बता दूं। अगर आप भीड़ भाड़ से अलग होते ही अपना मास्क हटा देते हैं, अपने अलग जैसे हम सब लोग साथ में दोस्त लोग हैं या फिर बाहर गए हैं, ऑफिस में हैं और 4-5 लोग साथ में, तो मास्क लगाना, बाकी क्यों लगाना। ऐसा सोचते ना, मुझे पता है आप लोग सोचते हैं ऐसा और आपको लगता है कि मास्क नहीं लगाया, कोई पास में ही नहीं तो क्यों लगाना। गलत है ये सोच एकदम। बंसल जी, ये लोग है ना आमतौर पर लोगों की यही सोच है ना कि जब सब साथ में हो तो मास्क लगाओ, बाकी मत लगाओ। सही है कि गलत। बिल्कुल अनिल जी, यही सोच है। आदमी थोड़ा सा किनारे होता नहीं है और मास्क को उतार लेता है। दिल्ली में तो अनिल जी आलम है कि लोग सुबह वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं और मास्क को नीचे लटका रखा होता है। तो यही सोच है अनिल जी, बिल्कुल यही सोच है। हाँ, वो बात सही है। और उसमें एक इशू भी है, बहुत सारे लोग जब मास्क लगाकर अगर वॉक या जॉगिंग या बड़े भागते हैं तो उनको थोड़ी ब्रीदिंग का इशू भी आता है। तो वो भी आप देखिए कि अगर मास्क लगाकर आप दौड़ नहीं सकते तो वो भी अपना हेल्थ का ध्यान रखें। लेकिन ये पॉइंट मैंने आपसे पूछा ना बंसल जी, इसके पीछे एक खास कारण है। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई है और वो ये कि 32 देशों के 239 साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये कोरोना जो है हवा से भी फैल सकता है। अब तक तो ये था कि भाई ये छूने से फैलता है, राइट।
अभी तक यही था कि छूने से फैलता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हवा में भी फैल रहा है। और उन्होंने WHO से कहा कि आप अपनी गाइडलाइंस बदलिए इसको लेकर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिलहाल WHO भी है ना मना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी गाइडलाइंस बदली नहीं है, लेकिन क्या कोरोना हवा से भी फैल सकता है? और अगर फैल सकता है तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें सावधानी क्या रखनी है, इसी पर हमें अपना इसमें देखिए कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि इससे बचिए, बस इससे बचेंगे तो बचे रहेंगे। तो सिंपल सॉल्यूशन यही है कि एक तो इसके कोरोना किसी तरह से लगे ना,